नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम चर्चा करेंगे कि कोरोना को लेकर रोज नई नई खबरें आ रही हैं और अब इस तरह की खबरें बढ़ने लगी हैं कि बिना लक्षण के भी कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं और उसकी संख्या भी बढ़ने लगी है। और ये कोरोना को लेकर सबसे बड़ी चिंता है कि आपको लक्षण भी ना दिखे लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव भी पाए जाए। तो अब सवाल यह है कि ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है, कैसे आप बच सकते हैं और कैसे आप थोड़ा बहुत भी ये पता लगा पाएं कि आपको कोरोना हो सकता है और किस सिचुएशन में आपको जांच करा लेनी चाहिए। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे जो आपको समझाएंगे कि ऐसे हालात में जब आपके अंदर कोई लक्षण भी ना पाए जाएं, तब अगर आपका कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो ऐसे दौर में आपको करना क्या है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से 80 लोगों को इन्फेक्शन उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। वो दिखने को भले एसिम्प्टोमेटिक रहे, उसको अगर हम जांच करें तो उसकी भी टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस रहता है। जी हाँ, सही सुना आपने, बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज। ये वो मरीज हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखा, फिर भी ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका खुलासा किया तो चिंता बढ़ना लाजमी था। अभी तक हम जिस तरह कोरोना से दो हाथ कर रहे थे, उम्मीद थी कि हम कोरोना को मात दे देंगे, लेकिन पैंतरेबाज कोरोना के पलटवार ने सभी की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। दुनिया के कई दूसरे देशों में भी असिम्प्टोमेटिक मामले देखने को मिले हैं, लेकिन भारत में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। इसके पीछे की बड़ी वजहों पर गौर करें तो पहले भी ऐसे कई अनुमान जताए जा चुके हैं कि भारतीयों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। शायद इसलिए यहां लोगों को कोरोना संक्रमित तो कर रहा है, लेकिन बिना किसी लक्षण और नुकसान के। लेकिन सिरदर्द यह है कि ऐसे लोग कम्युनिटी स्प्रेडर भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने देश में एसिम्प्टोमेटिक मिले लोगों की उम्र का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के मरीजों की उम्र से जुड़े आंकड़े जारी कर बताया था कि देश में 21 से 40 की उम्र के बीच के 41.9% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 41 से 60 साल की उम्र वाले करीब 32.8% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं 16.7% लोग कोरोना पॉजिटिव ऐसे हैं जो 60 साल के ऊपर हैं और महज 8.6% कोरोना के मरीजों की उम्र 0 से 20 साल तक की है।
इस तरह देखें तो युवा मरीजों की संख्या दूसरों के मुकाबले ज्यादा है। हो सकता है कि इम्यून सिस्टम अच्छा होने के चलते संक्रमित होने के बाद भी इन्हें कोरोना पॉजिटिव होने का पता न चल पाया हो। कोरोना के इस नए ट्रेंड से चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में अगर बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित यूं ही घूमते रहे तो संक्रमण तो फैलता ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट, लेकिन अब सवाल ये है कि जब कोई लक्षण ही ना दिखे तो फिर क्या उपाय हैं इससे बचने के। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दलीप के काकरू, कंसल्टेंट वायरोलॉजी हैं शारदा हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर नीरज जैन हैं, चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आप दोनों का। मेरा पहला सवाल डॉक्टर दलीप आपसे होगा सर, कि सभी लोग घर से निकलकर जांच कराने के लिए निकल पड़े, ये भी मुमकिन नहीं है। अब चूंकि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, 186 मामले दिल्ली में ऐसे पकड़े गए जिसमें कोई लक्षण कोरोना के नहीं थे, तो ऐसे हालात में करना क्या चाहिए? कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को ये डर महसूस कर पाए कि हाँ उनको कोरोना हो सकता है, उनको जांच करानी चाहिए? क्या ऐसे हालात होंगे, क्या परिस्थिति होगी जब किसी को जांच के लिए चले जाना चाहिए कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखने के बावजूद? मैं तो सबसे पहले ये कह दूं कि डरने वाली बात तो है नहीं। हाँ, सचेत रहना चाहिए, क्योंकि डर के जो जिए तो फिर क्या जिए। सचेत रहे तो कोई भी दुविधा को सॉल्व कर सकता है, और ये सोच के चलना है कि अपने आप को संक्रमण से बचाए। जब अपने आप को बचाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरों को भी संक्रमित नहीं कर पाएगा। तो चाहे लक्षण हो या ना लक्षण हो, हमेशा ये सोच के चलना है कि हमारी सांस से किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे सांस लेने से, हमारे छींकने से या हमारे कॉफ करने से, खांसी करने से जो भी ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं या नाक से बाहर निकलते हैं, उसमें कोविड हो, कोविड का वायरस हो या कोई भी इन्फ्लुएंजा या फ्लू का वायरस हो, वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए हमको ये सबसे ज़रूरी इंश्योर करना है कि हम दूसरे पे अपने ड्रॉपलेट्स ना जाने दें। उसके लिए जो कॉफ एटिकेट्स हैं, जैसे पब्लिक में या घर में भी बैठ के हमको कब कैसे खांसना चाहिए, कैसे छींकना चाहिए, और किसी के मुंह पे डायरेक्ट ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन ना जाए तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। और मैं फिर से यही कहूँगा कि डरने वाली कोई बात है नहीं, बस सचेत रहिए। नहीं, सचेत तो रहना है सर। डरने वाली बात मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को ये महसूस तो हो कि हाँ उनको कोरोना हो सकता है, तब वो जांच के लिए जाएंगे। ये जो सारी बातें आपने बताई हैं ये ठीक है अपनी जगह, कि आपको इतना अलर्ट तो रहना है कि आपसे किसी दूसरे, अगर आपके अंदर कोरोना पॉजिटिव है भी तो दूसरे लोग इससे इन्फेक्ट ना हो पाएं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को खुद ही ये इनिशिएट करना चाहिए कि जांच के लिए चले जाएं, और उनको इस बात का अंदाज़ा लग जाए कि हो सकता है कि वो ऐसी जगह से घूम के आए हैं, ऐसी बातें उन्होंने कहीं पर की हैं या कोई ऐसी चीज़ें टच की हैं जिनसे उनको कोरोना होने का खतरा है। तो ये कौन कौन से सिनारियो होंगे कि उनको खुद ही जांच के लिए इनिशिएट करना चाहिए? जी, जैसी एडवाइजरी बार बार आपके चैनल्स के द्वारा बताई जाती है, उनको फॉलो करिए। और उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आप अगर किसी ऐसी कंट्री से जहां कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, जहां एपिडेमिक है, वहां से भारत आते हैं तो आपको पहले डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि आपके खून, आपके थूक की जांच हो, आपके एक्सक्रीशंस की जांच हो, और अगर आप संक्रमित ना पाए गए तो आप आराम से अपने घर में बैठ सकते हैं और उसके बाद लॉकडाउन के बाकी एसेंशियल्स को फॉलो करेंगे। दूसरी बात है, अगर आप में लक्षण है, चाहे आप ट्रैवल किए हुए हैं या घर में ही बैठे हैं या किसी मास गैदरिंग से आए हैं, आप में फीवर की एबनॉर्मल राइज हो, जैसे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा बढ़ के हो, और साथ में
कोई लक्षण हो फ्लू के, जैसे ज़ुकाम हो और खांसी हो, तब आपको डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए और आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको टेस्ट करने की ठीक है। ज़रूरत है कि आपको क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत है। क्वारंटीन का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम जेल जैसी स्थिति में आ जाएंगे, पर क्वारंटीन से ये होगा कि अगर आप में कोरोना है तो आप किसी और को पास ऑन नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में जब आपके लक्षण में कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाए, जैसे आपका फीवर कंट्रोल में ना आ जाए, आपको सांस लेने में दिक्कत हो और आपको कॉफ इंट्रैक्टेबल हो, बार बार आता रहे, तो आपको एक डॉक्टर डेफिनेटली एडवाइस करेगा कि आप एक टेस्ट के लिए चले जाइए। और वो जहाँ पे भी आपको टेस्ट के लिए भेज देता है वहाँ पे आपकी जांच होगी और उसके बाद जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको फर्दर क्वारंटीन करना है कि आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा। और ठीक है, दूसरी बात ठीक तो है। ये मैं भी बता डॉक्टर सकता हूँ नीरज, कि अब मैं सर आपसे जानना चाहता हूं। जी जी बोलिए सर। हेलो, एसिम्प्टोमेटिक ग्रुप जो है, जिसमें लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं है बीमारी के, जो हम आज तक समझते आए थे, बुखार, खांसी, सांस फूलना, वो सब नहीं है, तो ये बहुत चौंका देने वाली बात नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ी है, हम लोगों ने उन लोगों को टेस्ट कराए जो नॉर्मल घूम रहे हैं, जो नॉर्मल हैं पॉपुलेशन में। ये दो चीज़ें बताती है हमें, एक तो कि वायरस जो है वो डेफिनेटली फैला है, लेकिन अभी भी 80% लोगों में कम से कम बिल्कुल माइल्ड इन्फेक्शन है या कोई इन्फेक्शन के लक्षण नहीं है, जो हमारे लिए एक इनकरेजिंग चीज़ है, प्रोत्साहन देती है हमें ये बात। दूसरा, ये ऑल्सो ये हमें बताता है कि हमारी अल्टीमेटली यही एक तरीका है कि हमारी कम्युनिटी नॉर्मल लाइफ में जा सकेगी, कि सबको इन्फेक्शन होगा कभी ना कभी या ज़्यादातर लोगों को होगा, और वो इससे रिकवर करेंगे और होपफुली इम्यूनिटी उनकी अपनी बनेगी। तो हमें फोकस इस पे करना है कि अभी भी हमारे पास जो लिमिटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी है वो उन लोगों के लिए रखें जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको और बीमारियां हैं, लंग डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, या कैंसर वाली दवाइयाँ चल रही हैं, या उनकी इम्यूनिटी किसी और वजह से कम है, उन लोगों के लिए हमें टेस्टिंग रखनी चाहिए। ये जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है बहुत ज़रूरी है। ये बताती है हमें कि अगले 3 महीने, 6 महीने, हो सकता है साल भर, हमें ये प्रिकॉशंस ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि कम्युनिटी में ये इन्फेक्शन है। मेरे साथ वाला इंसान कोई भी बैठा है, उसको कोई लक्षण नहीं है, ठीक है, फिर भी उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हमने सीखा है लॉकडाउन पीरियड में, वो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। इससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है मेरे हिसाब से। ओके, लेकिन डॉक्टर नीरज सर, आपने बात ठीक कही, लेकिन मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि जिनके अंदर लक्षण हैं उनकी पहचान तो थोड़ी आसान हो सकती है कि आप उनको क्वारंटाइन कर देंगे, उनका टेस्ट करवा लेंगे, लेकिन जिनके अंदर लक्षण नहीं है ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल है। और ये हालात तब ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब किसी को पता ही ना हो कि उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव है और वो घूम रहे हैं खुलेआम, 5 और 10 और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोगों का मतलब रैंडम सैंपलिंग लेकर टेस्ट कराया जाए तो वो कौन से लोग होने चाहिए जिनकी जांच होनी चाहिए। मसलन जैसे ये कहा जा रहा है कि जो हॉट स्पॉट वाले इलाके में रहते हैं वहाँ के सारे लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी टेस्टिंग कर दी जानी चाहिए। आपके हिसाब से और क्या क्या इसमें प्रिकॉशन हम ले सकते हैं ताकि हम ऐसे लोगों की पहचान कर पाएं, ताकि हम ऐसे लोगों को पकड़ के जांच करवा पाएं जिनके अंदर लक्षण नहीं है लेकिन वो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो मैं अभी भी आपको वही चीज़ दोबारा एक और तरीके से कहूँगा कि हमें सबको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कम्युनिटी में टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग अगर हम कर लें और हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं काफ़ी लोग, तो हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि वैसे लोग और भी हैं, सबको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल डेफिनेट तरीके से ये कह सकता हूँ आपको कि हमें टेस्टिंग उन लोगों की रखनी है जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, चाहे उनको लक्षण है या नहीं। अगर आपने टारगेट भी करना है अपनी कम्युनिटी में जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं है, तो हाई रिस्क ग्रुप को करिए। नॉर्मल इंसान को सिर्फ ये करना है कि हमें अभी हर एक इंसान को पॉजिटिव समझ के एहतियात बरतने हैं, प्रिकॉशन लेनी है।
जो टेस्ट का जो ये जो रिजल्ट्स आए हैं ना, उसका मतलब ये समझिए कि हमारी कम्युनिटी में शायद हमारी समझ से कहीं ज़्यादा फैला हुआ ये इन्फेक्शन, लेकिन ये अभी भी खतरनाक इन्फेक्शन नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो अगर हमें रैंडम टेस्टिंग करनी है जिनको कोई लक्षण नहीं है, तो वो सिर्फ हाई रिस्क ग्रुप्स, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिन आइस पॉकेट्स में हॉटस्पॉट्स बने हैं वहां पे हमें रैंडम टेस्टिंग करने से हम लोगों को आइसोलेशन का एडवाइस दे सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव हैं कि आप ऐसी जगहों पर फोकस होना चाहिए जांच के लिए भी जहां पर हाई रिस्क जोन है, जहां पर ये लगता हो कि यहां पर खतरा ज़्यादा है, ऐसी जगहों पर लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। सबकी टेस्टिंग तो वाकई ये बात आपने ठीक कही कि मुमकिन नहीं है। लेकिन अब मैं डॉक्टर दलीप आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के अंदर लक्षण होते हैं कोरोना के और जिनकी जांच होती है बाद में वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके मुकाबले ऐसे लोग जिनके अंदर लक्षण नहीं होते हैं और वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या इस बात को लेकर हमें थोड़ी राहत महसूस करनी चाहिए कि जो बिना लक्षण वाले लोग हैं जिनका पॉजिटिव निकलता है उनकी जो मृत्यु दर है वो कम है या उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ेगी, इसकी आशंका कम रहती है? ऐसा कोई स्टडी तो अभी तक नहीं है कि जिनके पास लक्षण नहीं अभी उभरे हैं और वो कोविड पॉजिटिव हैं तो उनके हालात बिगड़ जाएंगे। ऐसा कोई अथॉरिटी के साथ तो नहीं कह सकता है। पर एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूँ, चाहे कोई कोविड पॉजिटिव हो या कोविड नेगेटिव हो, उसके रिजल्ट के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि हमको प्रिकॉशंस नहीं लेनी चाहिए। और हमको ये भी सोच के चलना है कि सारे के सारे पॉपुलेशन का टेस्ट हम करेंगे भी तो फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ एक डाटा बन जाएगा कि इतनी परसेंटेज की पॉजिटिविटी है। क्योंकि कोविड का तो एज सच कोई ट्रीटमेंट है नहीं। कोविड वायरस को ख़त्म करने के लिए अभी एंटीवायरल्स तो डेफिनेटली कोई अवेलेबल है नहीं। जितने भी ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं पूरी दुनिया में और भारत में भी, उनका सिंपली एक कंपैशनेट ग्राउंड्स पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अदरवाइज ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि दिस ड्रग ये डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। कोविड के पेशेंट में जब सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके साइंस ऐसे होते हैं कि लगता है हालत बिगड़ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट उस ऑर्गन डिस्फंक्शन के हिसाब से ही होता है, न कि कोविड वायरस को ख़त्म करने के हिसाब से। सो जितने भी हम टेस्ट करें ये एक डाटा देगा। और हमको सबसे ज़रूरी है कि लॉकडाउन या जो भी एहतियात एडवाइस किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ICMR और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, उनको फॉलो करें। और आई कैन एश्योर यू कि ये संक्रमण फैलने से रुक जाएगा। जैसा अभी हम देख रहे हैं कि इट हैज़ कम टू ए प्लेटू और द डेथ रेट और द इन्फेक्शन रेट डबलिंग हैज़ रिड्यूस्ड। तो इसका एक ही रीज़न है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग को अडॉप्ट किया है। अगर यही सोशल डिस्टेंसिंग हम कंटिन्यू रखते हैं, फिर हमारे पास जितनी भी सुविधा बढ़ती जाएगी टेस्ट करने की, हम टेस्ट करते जाएंगे। पर फिर से मैं ये बता दूं, टेस्ट करने से या ना करने से चेंज तो सीन में नहीं आएगा। सीन का चेंज तभी होगा जब हम संक्रमित हों या संक्रमित होने से दूसरे को बचा दें। ऐसी ही सिचुएशन को हमको माइंड में रखना है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है हम कफ एटिकेट्स को अडॉप्ट करें, जैसे कि मास्क यूज़ करें और सोशल डिस्टेंस रखें। जब हम कॉफ करें तो कम से कम 1 मीटर का, ये सब ध्यान में रखें तो हम डेफिनेटली इस वायरस पे विक्ट्री अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज सर, मैं अब आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि कई बार ये होता है कि माइल्ड सिम्टम होता है और लोग इग्नोर कर देते हैं, बाद में जांच में कोरोना पॉजिटिव निकलता है। तो अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि माइल्ड सिम्टम में भी क्या ऐसी कोई खास बात जिसका एहसास होने पर लोगों को खुद ही जांच के लिए चला जाना चाहिए या अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्वारंटाइन कर लेना चाहिए? माइल्ड सिम्टम में कैसे हम ये थोड़ा बहुत भी जान पाएं कि हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव हो या कोरोना के लक्षण हो? जो माइल्ड सिम्टम है उसमें हल्का बुखार जो शायद एक आधा दिन आया और फिर उतर गया,
गले में खराश या गले में इरिटेशन और हल्की खांसी, ये सिम्टम्स अगर आते हैं तो, और अगर वो इंसान किसी के कांटेक्ट में आया है पिछले 4 हफ्ते में जो हाई रिस्क ग्रुप में आता है, तो उसको टेस्ट करा लेना चाहिए। एक चीज़ और कुछ आंकड़ों में आई है कि जिन लोगों में एनोस्मिया, जिसमें सूंघने की शक्ति चली जाती है, अगर कुछ लोगों में सिर्फ वही लक्षण होता है और कोई लक्षण नहीं होता है, उन लोगों में ये बीमारी अक्सर माइल्ड ही रहती है और सीरियस नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि उनको कितनी अर्जेंटली टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। बट नॉर्मल लोगों को बुखार खांसी, आपको एक बात समझनी है, इस मौसम में नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं जो कोरोना नहीं है, और वो हर साल होते हैं, एलर्जीज भी और इन्फेक्शन भी। तो किसी को भी जिसको जो हाई रिस्क ग्रुप में नहीं आता है, उनको टेस्ट कराने की जल्दी नहीं है। अगर बुखार और खांसी है, हाँ, अपने आप को आइसोलेट करिए, आप घर पे वेट करिए। अगर आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो जो बस बैरियर प्रिकॉशंस हैं वो ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। एक सवाल मैं डॉक्टर दलीप आपसे भी जानना चाहता हूं। मान लीजिए किसी फैमिली में 4 मेंबर या 5 मेंबर हैं, ठीक है, और वो चारों 5 मेंबर बिल्कुल आइसोलेट हैं, घरों में बंद हैं और पिछले 3-4 हफ्ते से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर इन तीनों 4 मेंबर में से किसी को सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए या फीवर हो जाए, तब भी क्या डरने की ज़रूरत है, या तब भी इस बात की चिंता होनी चाहिए कि शायद कोरोना भी हो जाए, या तब बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप 1 महीने से घरों में बंद हैं, आप कभी बाहर नहीं गए हैं, तो अगर सर्दी खांसी या कुछ और हो भी रहा है तो वो कोरोना के लक्षण नहीं होंगे? क्या इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसा आपने सिनेरियो दिया कि 4 फैमिली मेंबर हैं और पिछले 20 दिन से या 3 हफ्ते से अपने घर के अंदर बैठे हैं, किसी दूसरे विजिटर का उनके यहाँ आना नहीं हुआ या वो कहीं बाहर नहीं गए, तो उनको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि पहली पॉसिबिलिटी कोरोना की है। पहले वो ये सोच के चलें कि उनको जो रूटीन में सीजनल फ्लू होता है या माइल्ड फीवर है, तो ये सब हो सकता है, पर अगर उनके फीवर का कंटिन्यूटी रहती है और उनका लक्षण थोड़ा बढ़ जाते हैं, जैसे उनके सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ये सोच के उनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि ये कोई भी रीज़न हो सकता है उनके सांस में दिक्कत आने की या फीवर आने की। उसके बाद उनका डॉक्टर उनकी हिस्ट्री पता करके और उनके लक्षण्स को चेक करके वो डिसाइड करेगा कि उनको कोरोना की टेस्टिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि खुद से तो कोरोना की टेस्टिंग नहीं करानी है। ये वायरस की टेस्टिंग कराने के लिए डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है, क्योंकि वही डिसाइड कर सकता है कि इसके चांसेस कैसे हैं। और उसके बाद अगर उनको कोरोना नेगेटिव आता है तो जैसे वो पहले बिहेव कर रहे थे अपने घर में बैठ के, वैसे ही वो करेंगे। और ये सोच के चलना है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका कोई ऐसा संक्रमण का असर होगा कि उसकी फैमिली के सारे मेंबर उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर ये ज़रूरी जानना है कि अपने आप को उनसे थोड़ा सोशली डिसोसिएट करना है, ताकि उनको, चाहे ये नॉर्मल फ्लू हो या सीजनल फ्लू हो या पहले जो न्यूज़ में रहा कि H1N1 का इन्फेक्शन हो या कोरोना हो, सब सूरत में एहतियात तो एक जैसे हैं। इसलिए टेस्ट कराने के लिए खुद रश नहीं करना है टेस्टिंग सेंटर्स पे, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और वो डिसाइड करेंगे। हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दलीप आपका और डॉक्टर नीरज जैन आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि जो बिना लक्षण के मामले सामने आते हैं, ऐसे में आप कैसे बच सकते हैं या कैसे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जांच कराने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।